सो हे एवरीवन, ऐसी फिल्म शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी क्योंकि इसे प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है। आप हर सीन के बाद यही सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिल्म हर बार आपकी सोच से बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। और जैसे जैसे कहानी क्लाइमेक्स के करीब पहुंचती है ना, वैसे वैसे इसके राइटर और डायरेक्टर एक के बाद एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं कि आखिरी कुछ मिनटों तक आपकी सारी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म बाल एंड द बॉय की। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग होती है महिला जेल को दिखाते हुए, जहां पर हम एक औरत को देखते हैं जिसकी सजा पूरी हो चुकी थी और आज आखिरकार उसकी रिहाई का दिन था। यहाँ पर हम उसके 5 साल के छोटे बेटे को भी देखते हैं जो कि इसी के साथ ही जेल में था। जेल छोड़ने से पहले उसकी मुलाकात जेल के अंदर शामना नाम की एक महिला से होती है जिसका जेल के अंदर काफी ज्यादा दबदबा था। जाते जाते शामना एक कागज पर अपना नंबर लिखकर उस औरत को देते हुए कहती है कि वो भी कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाएगी, इसलिए उसे कॉल करना और ये कभी मत भूलना कि उसकी सजा कम करवाने में उसने कितनी मदद की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस अफसर उस औरत के लिए एक एनजीओ का कार्ड पकड़ाती हुए कहती है कि अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो वो वहां पर चली जाए, वो लोग नौकरी दिलाने में उसकी मदद कर देंगे। लेकिन जैसे वो औरत जेल से बाहर निकलती है, वो सबसे पहले शामना का दिया हुआ नंबर और एनजीओ का कार्ड दोनों ही फेंक देती है। मानो वो अपने अतीत से जुड़ी हर निशानी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहती है। हम देखते हैं वो औरत अपने बेटे के साथ बस में बैठकर एक छोटे से कस्बे में पहुंच जाती है, जहां पर एक होटल में खाना खाते वक्त उसकी नजर होटल के बुजुर्ग मालिक पर पड़ती है जो कि बढ़ती उम्र की वजह से अकेले होटल संभालने में काफी ज्यादा परेशान था। तब वो औरत उसे काम मांगती है और कहती है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए वही उसके लिए काफी है। एंड वो औरत अपनी पहचान छुपाने के लिए एक झूठी कहानी भी सुना देती है। उसका कहना था कि उसके पति की मौत हाथी के हमले में हो गई थी, जिसके बाद दोनों माँ बेटे बिल्कुल अकेले पड़ गए और घर छोड़कर भटकते भटकते यहाँ तक आ पहुंचे। उसकी मजबूरी देखकर बुजुर्ग मालिक को उस पर दया आ जाती है और वो उस औरत को अपने होटल में काम पर रख लेता है। एंड वो औरत यहाँ पर उस आदमी के लिए अपना नाम इंदू बताती है और अपने बेटे का नाम अभिजीत बताती है। एंड हम देखते हैं धीरे धीरे इंदू पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ होटल में काम करने लगती है, जिसकी वजह से पहले से सुस्त पड़ा वो छोटा सा होटल फिर से काफी अच्छी तरीके से चलने लगता है। एंड वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। आसपास के लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी का माँ बेटे से क्या रिश्ता है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं दादाजी इंदू से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो होटल में नहीं बल्कि उसे अपने घर में रखना चाहते थे। एंड वो इंदू से कहते हैं कि बेटा तुम मेरे घर पर रहो और आज के बाद वो मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा मेरा पोता बनकर रहेगा। लेकिन इंदू का इरादा कहीं पर भी टिकने का नहीं था, इसलिए अगली सुबह जब दादाजी होटल पहुंचते हैं तो वो दुकान पर ताला लटका हुआ पाते हैं और चाबी भी बाहर रखी हुई थी। लेकिन इंदू और अभिजीत वहां से जा चुके थे। रास्ते में अभिजीत अपनी मां से पूछता है कि मां हम दादाजी को छोड़कर क्यों आ गए, वो तो हमारे अपने जैसे बन गए थे। तो इंदू मुस्कुराती हुई बस इतना कहती है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं, हमें किसी और की आदत नहीं डालनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद अभिजीत फिर पूछता है तो अब हमारी नई कहानी क्या होगी और मेरा नया नाम क्या होगा। इंदू उसके काम में धीरे से नया नाम बताती है अभिशेषण। इसके साथ ही दोनों एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में एक नई जगह पर निकल पड़ते हैं। और इस नए शहर में पहुंचते ही वो एक बार फिर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फैक्ट्री में काम करने लगती है। साथ ही एक पुरानी मूवी थिएटर में भी वो साफ सफाई करने लगती है। लेकिन उसकी ये नई जिंदगी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती और एक दिन थिएटर का मालिक उसे कहता है कि अभी तक गांव से तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं आया क्या, कल तक आईडी कार्ड लेकर आना, नहीं तो काम पर आने की जरूरत नहीं है। और बस ये बात सुनते ही इंदू समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है और उसी रात वो अपना सामान समेटकर अपने बेटे को लेकर फिर से एक नई जगह पर निकल पड़ती है। नई जगह पहुंचकर इंदू एक दुकान में काम पकड़ लेती है, लेकिन वहां भी एक आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है और इस बार इंदू चुप नहीं रहती और उसी पर हमला कर देती है। नतीजा वही होता है जो हर बार होता आया था, रातों रात दोनों फिर से उस शहर को छोड़ देते हैं। एक्चुअली हर नया शहर उसके लिए एक नई जिंदगी लेकर आता था, नया नाम, नई पहचान, नया किस्सा और नया अतीत। जहां भी वो जाते इंदू सबसे पहले अपने बेटे को पुरानी कहानी दोबारा से याद करवाती। वो कहती जो कहानी मैंने पहले सिखाई थी उसे भूल जाओ, अब अगर कोई पूछे तो सिर्फ यही नई कहानी बतानी है। इतना ही नहीं, वो उसे ये भी समझाती थी कि किसी से ज्यादा बात मत करना और अगर कभी पुलिस दिखाई दे तो उनसे जितना दूर हो सके दूरी रहना। खैर हम देखते हैं एक शहर में जाकर के इंदू ने अपनी पहचान बदल ली और खुद को मुस्लिम महिला तक बता दिया और वो एक फैक्ट्री में काम करने लगी। वहां की एक औरत ने उससे शादी कराने की बात छेड़ दी, लेकिन इंदू किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा दिन रुकी तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है, इसीलिए वो वहां से भी चुपचाप निकल गई। लेकिन किस्मत से कब तक भागा जा सकता था। एक नई फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक इंदू की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो कभी उस बुजुर्ग दादाजी के होटल में आया करता था। अगले पल वो आदमी इंदू को पहचान लेता है, लेकिन इस बार इंदू ने अपनी पूरी पहचान बदल रखी थी। उसने अपना नाम मैरी और अपने बेटे का नाम बैनी बताया हुआ था। उसे शक हो जाता है, इसलिए वो इंदू से सवालों की छड़ी लगा देता है। सबसे पहले वो कहता है कि तुम्हारा नाम तो इंदू था ना, जरा अपने वोटर आईडी दिखाना। तभी फैक्ट्री का मालिक बीच में बोल पड़ता है कि इसने तो अपना नाम मैरी बताया है, इसके सारे डॉक्यूमेंट लैंडस्लाइड में बह गए थे। लेकिन उस आदमी का शक अभी भी खत्म नहीं होता। वो पूछता है कि तुम्हारे पति का नाम क्या था, वो क्या काम करता था। इंदू बिना पल एक रुके जवाब देती है, उसका नाम लोका था, वो मैकेनिक था। फिर अगला सवाल आता है तुम्हारा घर कैसा था, घर का रंग कैसा था, कोई गाड़ी थी क्या। इंदू तुरंत कहती है कि हमारा तो घर सफेद रंग का था, घास फूस का बना हुआ था, हमारे पास एक स्कूटर भी था। तभी हम यहाँ पर उस औरत के बेटे को देख पाते हैं जिसका नाम अभी उसने बैनी बताया था और बैनी दूर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। तभी वो आदमी उसके पास पहुंच जाता है और उससे भी वही सारे सवाल पूछता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बैनी ने बिना एक शब्द भी इधर उधर किए बिल्कुल वही जवाब दिए जो उसकी मां ने दिए थे। एक्चुअली इंदू हर बार नई जगह जाने से पहले अपने बेटे को पूरी कहानी शब्द वाइज याद करवा देती थी, ताकि अगर कभी कोई उनसे अलग अलग पूछताछ करे तो उनकी बनाई हुई झूठी पहचान में जरा भी दरार ना आए। खैर उसके बाद सभी लोगों को उनकी इस बनाई हुई झूठी कहानी पर ट्रस्ट हो जाता है और इस बार जैसे मामला शांत होता है तुरंत दोनों माँ बेटे वहां से निकल लेते हैं और अब नई जगह पहुंचकर नई पहचान के साथ फिर से अपनी नई शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर इंदू अपना नाम वंदना और अपने बेटे का नाम मनु रखती है और इस बार इंदू को एक बड़े घर में केयरटेकर का काम मिल जाता है। एक दिन घर की मालकिन उसे कहती है कि उसके बेटे वासुदेव की कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, उनकी फोटो कॉपी करवाओ। इंदू कागज लेकर बाजार चली जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटी है तो घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। तभी पूछने पर उसे पता चलता है कि वासुदेव जिस स्कूल बस से गया था उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उस हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। और ये सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है और इंदू समझ जाती है कि अब यहाँ भी रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो हमेशा की तरह अपने बेटे को लेकर चुपचाप वहां से भी निकल जाती है। दोनों बस स्टॉप पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी इंदू की नजर एक बेहद गरीब और बेसहारा औरत पर पड़ती है। उसे उस औरत पर तरस आ जाता है, इसलिए वो अपना खाना उसे देने के लिए जाती है। तभी उस औरत के बैग से एक आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। इंदू उसे उठाकर देखती है तो पता चलता है कि वो आईडी कार्ड एक मेंटल हॉस्पिटल का है, यानी कि वो औरत मानसिक अस्पताल से भागी हुई थी और उसका नाम सार्लिन था। बदले में वो औरत अपना वही आईडी कार्ड इंदू के हाथ में थमा देती है। शायद उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इंदू के लिए ये कार्ड एक नई पहचान बन जाता है। कुछ समय के बाद इंदू को एक और काम मिल जाता है और इस बार उसे शहर से दूर सुनसान इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करनी थी। ये काम उसे एपी नाम का आदमी दिलवाता है और रास्ते में वो बताता है कि दादी के बच्चे विदेश में रहते हैं, उनसे शायद ही कभी बात करते हो और उनका स्वभाव भी बेहद गुस्सैल है, इसलिए जो भी उनकी देखभाल करने आता है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। खैर उसके बाद हम देखते हैं इंदू उस सुनसान घर में पहुंच जाती है। वो देखती है कि दादी अपने कमरे में सो
सो रही है। तभी दादी के बेटे जोसेफ का कॉल आ जाता है और इंदु कॉल उठाकर उसे बात करने लगती है, लेकिन अगले ही पल इंदु के होश उड़ जाते हैं। दादी अचानक उठती है और उस पर बंदूक तान देती है। पूछती है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? और इंदु यहाँ पर बिना घबराए जवाब देती है मेरा नाम सर्लिन है और एपे ने आपकी देखभाल के लिए मुझे भेजा है। दादी गुस्से में कहती है उस एपे को तो मैं गोली मार दूंगी। फिर उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, ये तुम्हारा बेटा है, इसका बाप कहां पर है? इंदु हमेशा की तरह वही पुराना जवाब देती है, वो दुनिया में नहीं है। दादी तुरंत बोलती है अच्छा हुआ, अब मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। और इंदु भी दादी के लिए खाना बना देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मौका देखकर इंदु दादी से उनके परिवार के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से दादी ने अपने बेटे से 15 सालों से बात नहीं की। दादी का कहना था कि मैं और मेरे पति दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमारा बेटा उन लोगों के देश में जाकर बस गया और इसीलिए मैं उससे बात नहीं करती हूँ और मैं उसे इसके लिए कभी भी माफ भी नहीं कर सकती। समय बीतने के साथ साथ दादी को इंदु का स्वभाव पसंद आने लगता है। उन्हें लगता है कि पहली बार कोई इंसान उनके घर आया है जो सिर्फ नौकरी करने नहीं बल्कि सच में उनका ख्याल रखता है। खैर हम देखते हैं इंदु भी अपने बेटे बालन का पास के स्कूल में दाखिला करा देती है, लेकिन हमेशा की तरह वहां भी उसकी असली पहचान छिपाई जाती है और स्कूल के रिकॉर्ड में उसका नाम वासुदेव लिखवाया गया। एक रात बालन अपनी मां के साथ बैठा था और वो धीरे से पूछता है कि मां क्या हमें इस दादी से कोई खतरा है? वो हर समय बंदूक लेकर घूमती रहती है। एंड इस बात पर इंदु का कहना था कि सच कहूं मुझे भी अभी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए हमें बस सावधान रहना होगा। खैर हम देखते हैं समय बीतने के साथ साथ दादी का भरोसा इंदु पर बढ़ने लगता है। एक दिन वो अपने सबसे बड़े राज से पर्दा उठा देती है और दादी इंदु से कहती है कि मेरे पास जो बंदूक है ना उसकी सारी गोलियां असली नहीं है। हरी रंग वाली गोलियां सिर्फ आवाज करती है ताकि सामने वाला डर जाए, लेकिन जो लाल रंग वाली गोलियां है ना वो असली है और उन्हें मैं हमेशा अलग से संभाल कर रखती हूँ। और अब दादी की बात सुनने के बाद इंदु अपनी पूरी सच्चाई तो दादी के लिए नहीं बताती है, लेकिन एक कहानी के जरिए अपने अतीत की झलक जरूर दिखाती है। वो कहती है कि एक राक्षस था जो कि अपनी पत्नी को हर रोज मारता था। सालों तक वो औरत सब कुछ सहती रहती है, लेकिन एक दिन जब जुल्म हाथ से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसने मजबूर होकर उस राक्षस की जान ले ली। इसके बाद उसे जेल की सजा हो गई और उसी जेल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और इंदु की ये कहानी सुनकर दादी समझ जाती है कि वो किसी और की बात नहीं कर रही बल्कि खुद की बात कर रही है। ये सब सुनने के बाद दादी इंदु से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये घर बहुत बड़ा है और मेरी तबीयत भी अब पहले से ज्यादा खराब रहती है। मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद भी तुम यहीं पर रहो और इस घर को अपना घर बना लो। फिर दादी उससे अपनी एक आखिरी इच्छा बताती है। वो कहती है कि जब मेरी मौत हो जाए ना तो मुझे ढोल लगाड़े बजाकर लोगों के बीच शमशान या कब्रिस्तान मत लेके जाना, मुझे इसी घर में दफना देना और मेरी कब्र के ऊपर एक केले का पेड़ लगा देना। और हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद दादी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है और इंदु भी उनकी आखिरी इच्छा का पूरा सम्मान करती है। वो दादी को उसी घर के आंगन में दफनाती है और उनकी कब्र के ऊपर केले का एक पौधा भी लगा देती है। और पहली बार ऐसा लगता है कि शायद इंदु और उसका बेटा एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर उनकी भागती हुई जिंदगी को थोड़ी सी शांति मिल सके। दादी की मौत के बाद उस बड़े और सुनसान घर में इंदु बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके साथ सिर्फ उसका बेटा बालन था और उसके अलावा उस घर में अब कोई भी नहीं बचा था। हालांकि दादी का जो बेटा था जोसेफ, वो कभी-कभी कॉल करके अपनी मां का हालचाल जरूर पूछ लिया करता था। दादी के बेटे जोसेफ का कभी-कभी फोन जरूर आता था, लेकिन हर बार इंदु यही कहती कि दादी हमेशा की तरह उनसे बात नहीं करना चाहती। और ये सुनकर जोसेफ भी ज्यादा जोर नहीं देता था और धीरे-धीरे इंदु और बालन उसी घर में रहने लगे। पहली बार ऐसा लगा था कि उनकी जिंदगी अब सही रास्ते पर आ गई है और बालन भी अब स्कूल जाने लगा था। वो वहां पर नई-नई चीजें सीख रहा था और उसके दोस्त भी बन गए थे। लेकिन एक दिन इंदु को घर लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। इंतजार करते-करते बालन पास के खेल रहे बच्चों के साथ खेलने लगता है और तभी इंदु वहां पर पहुंच गई। बालन को दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत उसके पास जाती है और गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, चाहे मुझे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, तुम्हें यहीं पर मेरा इंतजार करना है। खैर अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक सब कुछ फिर से सामान्य चलता रहता है, लेकिन एक दिन इंदु जब बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी तभी अचानक उसकी नजर शामना पर पड़ती है। सो गाइस, शामना ये वही औरत है जो जेल में उसके साथ रहती थी। शामना को वहां पर देखकर इंदु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अचानक यहाँ पर कैसे पहुंच गई। इंदु उससे नजरें चुराकर वहां से निकलने लगी, लेकिन शामना उसे आवाज देकर रोक लेती है एंड उसे कहती है कि उसने कुछ लड़कियों को काम पर रखा है और अब वो उसके साथ चले। लेकिन ये बात सुनते ही इंदु बिना कुछ बोले वहां से भाग निकलती है। इंदु को लगा था कि बाजार वाली मुलाकात के बाद शायद शामना उसे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाएगी और इसीलिए वो फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन अचानक शामना सीधे उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे सामने देखकर इंदु तो पूरी तरह सन्न हो गई थी। शामना घर के अंदर आते कहती है कि मैंने जिन दो लड़कियों को काम पर रखा था अब वो यहीं पर रहेंगी, वैसे भी तूने इस घर को बहुत अच्छी से संभाल लिया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बूढ़ी दादी भी रहती थी, कहीं तूने उसे मार तो नहीं दिया? फिर वो हंसते हुए कहती है चलो वो सब छोड़ो, अब हम यहीं पर अपना काम स्टार्ट करेंगे और मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी और हम सब मिलकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। एंड अब शामना की बातें सुनते ही इंदु समझ जाती है कि अगर उसने आज कोई फैसला नहीं लिया तो उसकी और उसके बेटे की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उसे साफ एहसास हो जाता है कि शामना जैसी औरत को अपने आसपास जिंदा छोड़ना अब बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इसीलिए वो शामना की वहीं पर हत्या कर देती है। इंदु ने शामना को घर के बाहर गोली मारी थी और गोली की आवाज भी काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन इस इलाके के लोगों को ये कोई अजीब बात नहीं लगी क्योंकि दादी अक्सर अपनी बंदूक से गोलियां चलाती रहती थी, इसलिए किसी ने इस आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एंड अब इंदु शामना की लाश को घसीटकर घर के अंदर ले आती है और फर्श पर फैले खून के निशान साफ करने लगी। तभी अचानक घर का टेलीफोन बजता है और फोन पर दादी का बेटा जोसेफ था। वो इंदु से कहता है कि आज वो अपने पूरे परिवार और पोते के साथ घर आ रहा है, लेकिन दादी को इसके बारे में कुछ मत बताना क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता है। और वो ये भी बताता है कि अभी 2 बजे हैं और वो लोग करीब 4 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे। और ये सब सुनते ही इंदु के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी अभी उसने हत्या की थी और शामना की लाश भी घर के अंदर पड़ी हुई थी। ऊपर से अगर 4 बजे तक जोसेफ अपने परिवार के साथ पहुंच जाता और दादी वहां पर दिखाई नहीं देती तो सब कुछ पल भर में उजागर हो सकता था। इसी बीच एक और मुसीबत उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक्चुअली बालन स्कूल से करीब 12 बजे छुट्टी के बाद घर आता था और उसे लेने हमेशा इंदु ही जाती थी, लेकिन इस बार उसके सिर पर इतनी बड़ी परेशानियां थी कि वो चाहकर भी बालन को लेने स्कूल नहीं जा पाती। खैर अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी के बाद बालन रोज अपनी मां का इंतजार किया करता था। हर दिन की तरह वो आज भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन आज पहली बार उसकी मां उसे लेने के लिए नहीं आई। समय बीता गया फिर भी कोई नहीं आया और वो लगातार इंतजार करता रहा। इसके बाद हमारी कहानी जाती है एक पुलिस स्टेशन में जहां पर हमारी मुलाकात पवित्रन नाम के एक पुलिसकर्मी से होती है। पवित्रन का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसके बारे में अक्सर थाने में तरह-तरह की बातें होती रहती थी। एंड उसी स्टेशन में एक कांस्टेबल थी जिसका नाम सिसली था और वो उसको प्यार किया करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। लेकिन थाने के कुछ पुलिसकर्मी सिसली को समझाते रहते थे कि उसे पवित्रन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी अपने और किसी दूसरे में से एक को चुनने की नौबत आती है तो पवित्रन हमेशा सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। तभी इस पुलिस स्टेशन में एक नया मामला आता है। सूचना मिलती है कि एक छोटा लड़का स्कूल से बाहर आ गया है लेकिन अब तक घर के अंदर नहीं पहुंचा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बालन था और खबर मिलते ही पवित्रन तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बालन सिर्फ अंडरवियर पहने खड़ा है और बुरी तरीके से डरा
हुआ दिखाई दे रहा था। पवित्रन उससे उसका नाम, घर का पता, माँ बाप का नाम, यहाँ तक कि स्कूल का नाम भी पूछता है, लेकिन बालन एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो पूरी तरह चुप रहता है, मानो उसने बोलने की कसम खा रखी हो। हम देखते हैं पवित्रन बालन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है ताकि फिलहाल वो सुरक्षित रह सके, लेकिन वहां भी जितने ज्यादा सवाल से पूछे जाते बालन उतना ही चुप हो जाता। वो ना अपना नाम बताता, ना घर का पता और ना ही अपने परिवार के बारे में कुछ बोलता। अगले दिन पवित्रन दोबारा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बालन उससे मिला था। आसपास तलाश करने पर उसे झाड़ियों में बालन का स्कूल बैग मिल जाता है। बैग खोलकर देखने पर उसके सारे कपड़े उसी के अंदर रखे हुए थे। ये देखकर पवित्रन को समझ आ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया कोई काम है। उसे यकीन हो गया था कि बालन उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन वापस आता है और अपने सीनियर अफसर से कहता है कि इस मामले के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और ये छोटा सा लड़का जितना सीधा दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। लेकिन सीनियर अफसर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि हाल में एक बैंक डकैती हो गई है और हमें उसी केस की जांच पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसलिए फिलहाल उसी पर फोकस किया जाए। इसके बावजूद पवित्रन इस मामले को छोड़ना नहीं चाहता था और सबसे पहले वो बालन की स्कूल यूनिफॉर्म से उसके स्कूल का पता निकलवा लेता है और वहां पर पहुंचकर पूछताछ करता है। फिर स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज पते पर भी जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो पता पूरी तरह फर्जी है। इतना ही नहीं, स्कूल में दर्ज नाम वासुदेव भी नकली निकलता है, क्योंकि असली वासुदेव नाम का लड़का तो करीब 6 महीने पहले ही मर चुका था। एंड पवित्रन को यकीन हो जाता है कि मामला जितना साधारण दिखाई दे रहा है असल में उसे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। कोई ना कोई बहुत बड़ा राज इस बच्चे से जुड़ा हुआ है और बालन जानबूझकर सबको गुमराह कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें बालन को दिखाया जाता है जो अभी भी पुलिस स्टेशन में ही था। फिलहाल उसकी जिम्मेदारी कांस्टेबल सिसली को सौंपी गई थी जो कि उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, क्योंकि अचानक से बालन पुलिस स्टेशन से गायब हो गया था। सिसली उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता और जब ये बात सीनियर अफसर को पता चलती है तो वो सिसली और पवित्रन दोनों को काफी बुरी तरह डांटते हैं। आखिर उनकी लापरवाही की वजह से एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पवित्रन अपनी गलती मानने की बजाय पूरा दोष सिसली के सिर मर देता है। ये बात सिसली को अंदर तक तोड़ देती है और गुस्से में वो पवित्रन से कहती है कि लोगों ने मुझे पहले समझाया था कि तुम इस आदमी पर भरोसा मत करना, लेकिन मैंने सबकी बात को नजरअंदाज करके तुम पर भरोसा किया और आज तुमने उसी का भरोसा तोड़ दिया। और इसी के साथ सिसली पवित्रन से अपनी शादी तोड़कर वहां से चले जाती है और अब कहानी सीधे 6 साल आगे बढ़ गई थी और अब हमें 6 साल बाद बालन को दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका था और 6 साल पहले वो जिस जगह से भागा था आज वो वहीं पर वापस लौटा था। वापस आते ही सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात पवित्रन से होती है। स्टार्टिंग में तो पवित्रन उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ही बालन अपनी पहचान बताता है तो पवित्रन को 6 साल पुराना मामला याद आ जाता है। हालांकि वो बालन से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता क्योंकि उसके मन में आज भी यही बात थी कि उसी पुराने केस की वजह से उसकी और सिसली की शादी टूट गई थी। और तभी यहाँ पर बालन को अपनी मां के बारे में एक बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि उसके गायब होने के बाद उसकी मां की मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ गई थी और उसे मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया था। और अब ये सुनते ही बालन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पूछताछ करने पर उसे बताया जाता है कि उसके लापता होने के बाद इंदु पूरी तरह टूट गई थी, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए सुधार गृह यानी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। एंड उसी मेंटल हॉस्पिटल में बालन को पता चलता है कि उसकी मां वहां पर पूरे 2 साल भर्ती रही थी और उसके बाद उन्हें कोई डिस्चार्ज करा कर ले गया था। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस अस्पताल से ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि पवित्रन था। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि जिस दिन बालन गायब हुआ था उसी दिन उसकी मां ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी और एक तीसरे व्यक्ति को वो मारने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये सब सुनकर बालन समझ जाता है कि अगर उसे अपनी मां तक पहुंचना है तो उसका एकमात्र उम्मीद अब पवित्रन ही है। बालन फिर से पवित्रन के पास पहुंच जाता है और कहता है मुझे पता है कि सिसली दीदी से तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो पाई थी, तुम आज भी उसी बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो, लेकिन अगर मैं उस इंसान तक तुम्हें पहुंचा दूं जिसे तुम 6 साल से ढूंढ रहे हो तो क्या तुम मुझे मेरी मां से मिलवा दोगे। और अब यहाँ पर बालन अपनी बात बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि उस दिन पुलिस स्टेशन से भागने वाला सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ एक आदमी भी भागा था और यहीं से कहानी फिर से 6 साल पीछे चले जा रही है। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से भागने के बाद बालन चुपके से एक ट्रक में छिप गया था, लेकिन उसी ट्रक में अब्बास नाम का एक खतरनाक अपराधी भी छुपा हुआ था। एक्चुअली कुछ समय पहले ही अब्बास ने एक बैंक में डकैती डाली थी और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकलता था। ट्रक के अंदर अब्बास की नजर बालन पर पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने ठिकाने की तरफ जाने लगता है तो बालन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब्बास उसे कई बार डांटकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बालन उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और मजबूर होकर अब्बास उसे अपने साथ रख लेता है। जब अब्बास उसे उसका नाम पूछता है तो बालन अपनी असली पहचान छुपाकर पवित्र नाम बता देता है। धीरे धीरे पता चलता है कि अब्बास हर तरह के गैर कानूनी धंधों में शामिल था, चोरी, तस्करी, नशे का कारोबार, ऐसा शायद ही कोई गलत काम होगा जो उसने नहीं किया हो। अब बालन भी उसी के साथ रहने लगा था तो अब्बास उसे छोटे छोटे काम सिखाने लगता है और हैरानी की बात तो ये थी कि बालन हर काम को बहुत ही जल्दी सीख जाता था। धीरे धीरे अब्बास के साथ रहने वाले सभी लोगों को बालन बहुत पसंद आने लगा। सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो छोटा बच्चा था, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं होता था और यही कारण था कि अब्बास और उसके साथी उससे छोटे मोटे गैर कानूनी काम करवाते थे। ज्यादातर बालन का काम अलग अलग जगह सामान पहुंचाने का होता था। उसने कई साल तक यही काम किया, लेकिन इन सारी चीजों के बीच बालन एक बात कभी नहीं भूलता था। वो बार बार अब्बास को कहता रहता था कि मुझे अपनी मां को ढूंढना है, किसी भी हालत में मुझे उनसे मिलना है। अब्बास ने भी उसकी मां को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसे इंदु का कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिरकार बालन फैसला करता है कि उसे वहीं से तलाश स्टार्ट करनी होगी जहां से वो 6 साल पहले भागा था और इसीलिए वो वापस शहर लौटने का निर्णय लेता है और इस बार अब्बास भी उसके साथ था। दोनों मिलकर इंदु के बारे में छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस पिछले कई सालों से अब्बास की तलाश कर रही थी। वो पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और यही वजह थी कि बालन ने पवित्रन के सामने अब्बास को पकड़वाने की बात कही थी। इसी दौरान यह भी पता चलता है कि अब्बास ने इंदु की पूरी हिस्ट्री निकाली थी, लेकिन अफसोस की बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर बालन पवित्रन से अब्बास को पकड़वा देता है और आखिरकार अब्बास पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पवित्रन भी अपना वादा निभाता है। वो बालन से कहता है कि वो उसे उसकी मां से जरूर मिलवाएगा, लेकिन सिर्फ आखिरी बार। इसके बाद पवित्रन बालन को मानसिक अस्पताल की एक सेल में लेकर जाता है जहां पर मानसिक रूप से बीमार मरीज रखे जाते थे। लेकिन जैसे ही बालन उस औरत को दिखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो उसकी मां इंदु नहीं थी, वो तो वही मानसिक रूप से बीमार महिला थी जिसकी पहचान पत्र इंदु ने सालों पहले अपने पास रख लिया था। और इस बार कहानी एक बार फिर से अतीत में लौट जाती है और उस दिन की पूरी सच्चाई सामने आती है। एक्चुअली सामना की हत्या इंदु ने ठीक 2 बजे की थी, जबकि करीब 4 बजे दादी के रिश्तेदार घर पर पहुंचने वाले थे, यानी उसके पास सब कुछ संभालने के लिए सिर्फ 2 घंटे थे। तब इंदु के दिमाग में एक जबरदस्त योजना आती है। उसे याद आता है कि इतने दिनों से वो मानसिक रूप से बीमार लड़की की पहचान के सहारे जी रही थी जिसका की पहचान पत्र उसके पास था। इसलिए वो तुरंत उसे अपने घर ले आती है और उसे नहलाती है, साफ कपड़े पहनाती है और बिल्कुल अपने जैसा तैयार कर देती है। फिर करीब 4 बजे जब दादी के रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो उसी समय घर के अंदर से एक गोली चलने की आवाज आती है और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इंदु अपना सारा सामान लेकर घर के पिछले रास्ते से हमेशा के लिए फरार हो गई। बाद में
में खबर फैलती है कि दादी के घर में काम करने वाली मेड ने 2 लोगों की हत्या कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सबको यही लगा कि पुलिस ने इंदु को पकड़ लिया है, जबकि असलियत में गिरफ्तार कोई और हुई थी। इंदु तो एक बार फिर अपनी पहचान बदलकर दुनिया की नजरों से गायब हो चुकी थी और अब बालन को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी मां ने उस दिन कितनी बड़ी और सोची समझी योजना बनाई थी। जिस मानसिक रूप से बीमार लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसे ही सबने इंदु समझ लिया, जबकि असली इंदु उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से अपने बेटे की तलाश में निकल गई थी। खैर सोचने के बाद बालन उसी जगह पर आता है जहां पर हमेशा उसकी मां उसे लेने के लिए आया करती थी। अभी वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने इंदु आ जाती है और उसे देखते ही बालन की आंखें भर आती हैं। इंदु मुस्कुराकर अपने बेटे से सिर्फ इतना कहती है कि मैंने कहा था ना कि मां तुम्हें लेने जरूर आएगी। यानी इतने सालों तक इंदु हर रोज अपने बेटे का इंतजार करती रही। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वो दोनों जरूर मिलेंगे और उसका बेटा इस जगह पर जरूर आएगा। तो गाइस दोनों के मिलते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हालांकि इस मूवी में कई सवालों के जवाब जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। आखिर इंदु और बालन शुरुआत से किससे भाग रहे थे, वो कौन सा अतीत था जिसने उन्हें बार-बार अपनी पहचान बदलने पर मजबूर कर दिया। इन सवालों का कोई भी साफ जवाब मूवी में नहीं मिलता। तो बालन द बॉय बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है जो कि आखिर तक आपको कहानी से जोड़े रखते हैं। अगर आपको सस्पेंस और दिमाग घुमा देने वाली फिल्में पसंद है तो फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। सो गाइस आपको मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।